चलो देखो आज क्या पढ़ना है, भरण पोषण, ठीक है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस दोनों है, भरण पोषण मेंटेनेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो भरण पोषण पढ़ना है मुस्लिम विधि के अंतर्गत। विवाह विच्छेद तक तो हो ही गया, मेहर हो ही गया, वो सब विवाह हो ही गया, है ना। अब इसमें मेन क्या क्या बचा है, यही भरण पोषण पढ़ लो, फिर दान पढ़ लो, वसीयत पढ़ लो, ठीक है। दान हो गया, वसीयत हो गया, ये भरण पोषण हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा जनकता और अवस्था बचेगा और पितृत्व की भी स्वीकृति बचेगी। इतना पढ़ लोगे मुस्लिम लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ना है भरण पोषण। भरण पोषण का मतलब क्या होता है? भरण पोषण का मतलब है कि भरण पोषण में क्या क्या सम्मिलित होता है, जैसे भोजन, है ना, वस्त्र और निवास स्थान, भोजन, वस्त्र और निवास स्थान, ठीक है, तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं, है ना, तथा क्या है, जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं, है ना। ये जो भरण पोषण है, भरण पोषण में क्या क्या आता है, भोजन आता है, वस्त्र आता है, निवास स्थान आता है, तथा जीवन यापन के लिए अनिवार्य वस्तुएं सब सम्मिलित होती हैं भरण पोषण में, ठीक है। भरण पोषण को अंग्रेजी में मेंटेनेंस और मुस्लिम विधि में क्या बोला जाता है, उर्दू में क्या बोला जाता है, इसको नफका, क्या बोलते हैं, नफका, ये उर्दू में बोला जाता है। उर्दू का मतलब क्या है, अरबी भाषा है भरण पोषण का, ठीक है। अरबी भाषा में नफका बोलते हैं, अंग्रेजी में मेंटेनेंस। भरण पोषण, भरण पोषण का मतलब है कि भोजन जिस व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का क्या है, भरण पोषण का दायित्व है, तो भरण पोषण में क्या क्या उपलब्ध कराएगा, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान तथा जीवन यापन के लिए अनिवार्य अन्य वस्तुएं जो कि जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं, भरण पोषण में आती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भरण पोषण है उसको नफका बोला जाता है, ठीक है। अब देखो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति कौन कौन होता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है, ठीक है। जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति कौन कौन होता है? सबसे पहले है कौन है, पत्नी है, ठीक है। फिर कौन है, अवयस्क बच्चे हैं। फिर है तीसरा अभावग्रस्त माता पिता होते हैं, ठीक है। और जो चौथा है वह निश्चित संबंधों के अंतर्गत आने वाले अन्य अभावग्रस्त संबंधी, ठीक है। निश्चित संबंधों के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधी, ठीक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहले है पत्नी, फिर है अवयस्क बच्चे, फिर है अभावग्रस्त माता पिता, और चौथे नंबर पर आते हैं निश्चित संबंधों के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधी। निश्चित संबंध जब हम विवाह पढ़ा रहे थे उस समय भी पढ़ाए थे ना। इसमें 2 प्रकार के संबंध शामिल है, एक रक्त संबंध और एक विवाह संबंध, ठीक है। रक्त संबंध से जो निषिद्ध संबंध उत्पन्न होते हैं और उससे विवाह होने के उपरांत जो कुछ संबंधों में निषिद्धता आ जाती है वो उसी को निश्चित संबंध है। निश्चित संबंध का मतलब कि 2 व्यक्तियों के बीच का आपस का संबंध, ऐसा संबंध जिसमें कि विवाह संपन्न, उनके आपस में बीच में विवाह संपन्न नहीं हो सकता है कि नहीं। निश्चित संबंध में विवाह से संबंधी, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी आते हैं। इसको पूर्व निषेध भी कहा जाता है, ठीक है। पूर्व निषेध में कौन कौन आते हैं, रक्त संबंधी आते हैं और कौन आता है, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, और एक होता है सापेक्ष निषेध। सापेक्ष निषेध भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात, निश्चित संबंधों में पूर्व निषेध
और सापेक्ष निषेध दोनों सम्मिलित है। और जो पूर्ण निषेध है वह किस में आते हैं? रक्त संबंध से और विवाह संबंध से आते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आने वाले जो संबंधी है उसका भरण पोषण कौन करेगा, कैसे करेगा? अब जैसे पत्नी है, तब तुम्हारे जो सिलेबस यहाँ डलबी सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है, सिलेबस में केवल बस किसका भरण पोषण पढ़ना है? पत्नी का। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भरण पोषण पढ़ना है जो तुम्हारे डलबी में है वह है पत्नी का भरण पोषण, है ना? चाहे हिंदू विधि हो, चाहे मुस्लिम विधि हो, चाहे ईसाई विधि, पारसी विधि, एनीवन कोई भी विधि हो, ठीक, पत्नी का भरण पोषण करने का पति का क्या है? विधि दायित्व माना जाता है, लीगल ड्यूटी है। यदि पुरुष और स्त्री का विवाह हुआ है, यदि दो पक्षकार आपस में पति पत्नी है, तो पत्नी का भरण पोषण करने का प्राथमिक दायित्व किसके ऊपर है? पति के ऊपर है। पति उसका भरण पोषण करेगा, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी क्या करना है? पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व किसका है? उसके पति का है। पत्नी चाहे सक्षम हो चाहे सक्षम न हो, यानी कि अपना भरण पोषण करने में वो सक्षम, खुद ही सक्षम क्यों न हो, फिर भी उसका भरण पोषण करने का दायित्व किसका होता है? पति का होता ही होता है। पति अपने इस दायित्व से बच नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है मुस्लिम विधि में, और वो भी भरण पोषण में, उसमें पढ़ना है पत्नी का भरण पोषण। ठीक है, पत्नी का भरण पोषण। इसमें पत्नी के भरण पोषण में दो प्रकार की पत्नियां हैं, दोनों प्रकार की। जैसे पहला जिनका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है ना, विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसी पत्नी जिसका अपने पति से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, वो तो भरण पोषण जब तक उसकी पत्नी है तब तक आजीवन पति को भरण पोषण करने का उसका दायित्व है। और एक होती है विवाह विच्छेदित पत्नी, है ना, या उसको तलाकशुदा पत्नी भी बोलते हैं। तो स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पर पूछा जाता है। तलाकशुदा पत्नी का मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करने का पति के दायित्व का विवेचना करिए। ठीक है, ये तो अभी ऐसी पत्नी जिसका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, उसका तो भरण पोषण करने का दायित्व पति का तो है ही है। वो तब तक उसका भरण पोषण करेगा जब तक कि वो उसकी पत्नी के रूप में है। आजीवन पत्नी है तो आजीवन पति से वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होती है। पति चाहे कुछ कमाता हो चाहे न कमाता हो, वो साधन संपन्न हो चाहे न हो, यदि केवल विवाह होने मात्र से ही पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होते ही पत्नी को क्या है? अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। और पति का यह विधिक दायित्व होता है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। ठीक है, जब तक पत्नी उसके साथ रह रही तब तक वह उसका भरण पोषण करने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी पत्नी के पति का होता है। उसके अलावा उसका भरण पोषण कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? उसका पति करेगा। और पति अपने इस दायित्व से कभी भी बच नहीं सकता। वह यह नहीं कर सकता कि पत्नी जो है खुद सक्षम है या पत्नी खुद कमा रही है, कमा धमा रही है, फिर भी तब हम भरण पोषण क्यों दें? वो यह भी कर सकता है पत्नी चाहे कमाती हो चाहे वह खुद साधन संपन्न हो, उसके पास पूरा बैंक बैलेंस पड़ा हो। पत्नी के पास पूरे बैंक में पूरा बैंक बैलेंस पड़ा है, यानी कि खूब पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में है, लेकिन फिर भी पति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करूँगा। वह तब भी नहीं कर सकता, उसको भरण पोषण देना ही देना है। यदि वह उसकी पत्नी है और पत्नी के रूप में रह रही है, तब उसका केवल बस पत्नी बने रहने, जैसे ही वह पत्नी बन गई बस उसका राइट भरण पोषण प्राप्त करने का उसको मिल गया। पति अब उससे बच नहीं सकता। पति चाहे हम बताएं ना कि चाहे कुछ कमाता धमाता हो चाहे न हो, वो साधन संपन्न हो चाहे न हो, क्योंकि शादी होने के बाद पत्नी की जो गार्जियनशिप है वो किसको मिल जाती है? उसकी अभिरक्षा या गार्जियनशिप किसका होता है? पति का होता है ना। किसका होता है? पति का होता है। तो ये किसी भी तथ्यों से भरण पोषण करने से कोई भी चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर सकती कि पत्नी को भरण पोषण वह नहीं देगा। उसको हर कीमत पे भरण पोषण उसको देना ही देना है। ठीक है। अब जो पत्नी है, पत्नी को जो यदि पति भरण पोषण नहीं देता है, तब यदि पत्नी है
अपने पति के साथ रह रही है या अपने पति के साथ नहीं भी रह रही है, वह अपने पति से अलग रह रही है और फिर भी क्या है, अभी उसका विवाह विच्छेदित नहीं हुआ है, तब भी वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी मानी जाती है। पति ये नहीं कह सकता कि वह हमसे अलग रह रही है तो हम उसको भरण पोषण नहीं देंगे, बशर्ते कि पत्नी का अपने पति से अलग रहने का एक युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। यानी कि बिना वजह के वो अपने पति से अलग रह रही है तब पति अब भरण पोषण देने से मना कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि उसका अलग रहने का कारण भी है और उसका भी विवाह विच्छेदित नहीं भी हुआ है, तब भी क्या करना है, उसको पति क्या करेगा, भरण पोषण प्रदान करेगा। और यदि नहीं करता है तब, यदि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने से मना कर देता है तब पत्नी के पास विकल्प क्या है, न्यायालय में जाएगी। न्यायालय में जा कर के वह क्या कर सकती है, अपने पति के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। तो उसके पास दो विकल्प हैं, एक तो वह मुस्लिम विधि के अंतर्गत कर सकती है सिविल मुकदमा, ठीक है। पत्नी यदि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है या भरण पोषण करने से इनकार कर देता है तो पत्नी के पास दो विकल्प है। पहला कि वह मुस्लिम विधि के अंतर्गत, है ना, मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या कर सकती है, सिविल मुकदमा कर सकती है अपने पति के विरुद्ध, ठीक है। सिविल कोर्ट में अपने पति के विरुद्ध क्या कर सकती है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकती है। या एक विकल्प उसके पास और है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, है ना, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भी, ठीक, के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा कर सकती है, ठीक है। ठीक, क्योंकि सिविल मुकदमा वो दाखिल करेगी मुस्लिम विधि के अंतर्गत तो उसमें पूरी सुनवाई होगी, सब कुछ होगा, तब उसके बाद उसको भरण पोषण का आर्डर होगा। इसमें सिविल मुकदमा क्योंकि लंबा चलता है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तब यदि उसको त्वरित उपचार चाहिए, त्वरित उसको क्या करना है, भरण पोषण प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत वह क्या कर सकती है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकती है। इसमें सुनवाई जल्दी होगी और भरण पोषण का आदेश भी जल्दी होता है ना। तो उसके पास ये दो विकल्प रहते हैं कि वह या तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुकदमा कर सकती है, एक सिविल मुकदमा, या तो वह धारा 125 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या कर सकती है, मुकदमा कर सकती है। अब जब यदि पत्नी को जो भरण पोषण प्राप्त करना है, उसका जो विवाह संपन्न हुआ है वह कैसा होना चाहिए, यदि मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि पत्नी है ना, उसको भरण पोषण लेना है तो उसके संबंध में क्या है, कुछ नियम भी हैं। जैसे कि पत्नी का जो विवाह हुआ है वह सही विवाह होना चाहिए, है ना, सही विवाह की पत्नी ही भरण पोषण के लिए मुकदमा कर सकती है और वही भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है ना। हमने बताया था ना, विवाह सही विवाह होता है, मुता विवाह होता है, शून्य विवाह होता है और अनियमित विवाह होता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत। तो जो पत्नी है जो अपने पति से मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि वह प्राप्त करना चाह रही है भरण पोषण, तो उसको क्या करना चाहिए, उस पत्नी का जो विवाह है वह सही विवाह होना चाहिए। शून्य विवाह की पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, और न ही अनियमित विवाह की जो पत्नी है उसको भी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः मुस्लिम विधि के अंतर्गत नहीं रहता है। लेकिन एक केस आया था चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम का, ठीक है, चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम का। चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम, ये याद रखना। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना कि जो पत्नी है वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी तब है जबकि उसका विवाह कैसा है, सही विवाह है।
मतलब कि विधि पूर्ण विवाह हुआ है, मतलब कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की जो सभी आवश्यक शर्तें हैं वो सारी शर्तें पूरी होकर के विवाह संपन्न हुआ है। विवाह को कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। यदि विवाह शून्य विवाह है या अनियमित विवाह है तो शून्य विवाह और अनियमित विवाह की पत्नी को मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक केस आया, ये चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम, ठीक, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि एक लड़की रहती है, ठीक है, जो लड़की रहती है वो क्या करती है? अपने जीजा से शादी कर लेती है, ठीक है, अपने जीजा से शादी कर लेती है। जीजा से मतलब कि उसकी जो सगी बहन का पति है ना, उसकी सगी बहन का पति है और उसका भी विवाह विच्छेदित भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद पहली शादी तो मान लीजिए बनी ही थी, क्योंकि मुस्लिम विधि में एक साथ 4 शादियाँ तो हो सकती हैं, तो पति तो कर ही सकता है, ठीक। लेकिन ये लड़की ने क्या की? अपने जीजा से शादी कर ली, तो चूंकि ये किस में आएगा? विवाह संबंधों में आएगा, है ना, नहीं विवाह संबंध में, ये सापेक्ष निषेध में आएगा। किस निषेध में आएगा? सापेक्ष निषेध में। सापेक्ष निषेध में यदि कोई शादी आ रही है तो वो क्या होती है? अनियमित होती है। जैसे कि कोई 5वीं शादी कर लिया, इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री से यदि कोई शादी कर लेता है तो ऐसा विवाह क्या होता है? अनियमित होता है। साथ ही साथ क्या है? यदि विवाह संबंधों में यदि है तब भी विवाह क्या होता है? अनियमित होता है। रक्त संबंधों में विवाह शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो सापेक्ष निषेध है उसमें ये इसका शादी आ रहा था, यानी कि इसका विवाह कैसा था? क्योंकि वो अपनी जीजा से शादी कर ली तो उसका विवाह कैसा हो गया? अनियमित हो गया। सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह क्या होता है? अनियमित होता है। तो फिर इसने क्या किया? उसके पति ने उसको जब भरण पोषण नहीं दिया तो इसने क्या किया? वो अपने पति के खिलाफ या अपने जीजा के खिलाफ क्या किया? मुकदमा कर दिया भरण पोषण प्राप्त करने का। तो उसके पति ने यही तर्क उठाया कि अनियमित विवाह की जो पत्नी होती है उसको मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तब न्यायालय ने कहा कि भले ही विवाह अनियमित है लेकिन अनियमित विवाह की पत्नी भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार उसको दिया गया है, क्योंकि यह विवाह क्या है? शून्य विवाह तो है नहीं और न ही इसको शून्य घोषित कराया गया है, बस इसमें क्या है? अनियमितता है। तो केवल अनियमित होने मात्र से पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं हो सकती, ठीक है। एक चीज और, फिर दूसरा चीज देखो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो पति है वह अपनी पत्नी का भरण पोषण का अपनी पत्नी के भरण पोषण का अधिकार कब प्रारंभ होता है? जब पत्नी यौनावस्था की वय मतलब कि 15 वर्ष, ठीक है, प्राप्त कर लेती है। समानता मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पति का अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व उत्पन्न तब होता है जबकि उसकी पत्नी क्या है? उसकी पत्नी यौनावस्था की उसकी पत्नी क्या है? यौनावस्था की वय प्राप्त कर लेती है, ठीक है। जब तक वह यौनावस्था की वय नहीं प्राप्त कर लेती, यदि उसके पहले पत्नी, जैसे कि क्या होता है कि मान लो किसी लड़की है, कोई लड़की है, उसकी शादी कैसी हुई? 15 वर्ष से पहले हो गई, तब समानता क्या होता है? 15 वर्ष से पहले हो जाती है तो समानता पर शादी होने के बाद भी पत्नी क्या करती है? अपने माता पिता के साथ रहती है ना, या विवाह के बाद भी समानता होता है। लेकिन मान लो कि उसको भेज भी दिया गया, अपने पति के साथ रह भी रही है, तब भी पत्नी का जो दायित्व है वह कब होगा? जबकि पत्नी यौनावस्था की वय प्राप्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि चूंकि वह 15 वर्ष से कम आयु की रहती है तो अभी वो उसके अंदर क्या है कि जन्म करने की या प्रजनन की क्षमता हो सकता है अभी उत्पन्न नहीं हुई है। यौनावस्था की वय इसीलिए तय की गई है ताकि स्त्री क्या है या लड़की कम से कम प्रजनन के योग्य हो जाए, है ना, तभी वह पति का अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व उत्पन्न होता है, ठीक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी भी पति का दायित्व उत्पन्न तब होगा जबकि उसकी पत्नी तभी प्राप्त करेगी भरण पोषण जब वह क्या हो जाए? यौनावस्था की वय प्राप्त कर ले। यौनावस्था की वय समानता कितनी मानी गई है? 15 वर्ष, यानी कि जबकि वह संभोग करने की क्षमता प्राप्त कर ले, ठीक है, उसके पहले नहीं, ठीक। फिर पत्नी क्या करती है? पत्नी यदि
पति के प्रति, है ना, पति के प्रति निष्ठावान नहीं है। पत्नी यदि पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, निष्ठावान का मतलब कि उसका अपने पति से वह क्या कर रही है, धोखा कर रही है, यानी कि उसका संबंध कहीं और भी है और वह अपने पति से छिपाए पड़ी है, या पति को पता चल भी जाता है, पति के मना करने के बावजूद भी वह अपने अन्य संबंध को समाप्त नहीं करती है। मतलब यही है कि तब पत्नी क्या है, अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में पति का अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का कोई दायित्व नहीं होता है। ठीक है, अरे तो घर में रह रही है, मानो वो कहीं अन्य पुरुष से मिलने जाती है, उसका संबंध किसी अन्य पुरुष से भी है, तब तो निष्ठावान होने का मतलब कि अपने पति के प्रति वह पूर्णतया ईमानदार नहीं है। और पति को इस बात का पता चल गया कि उसका अफेयर कहीं और भी है, और पति को पता चल गया, फिर भी उसने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है हमें पता चला, लेकिन अब तुम इसको बंद कर दो, किसी अन्य पुरुष से संबंध न रखो। लेकिन उससे मना करने के बावजूद भी वह क्या करती है, अन्य पुरुष से संबंध रखती है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब पत्नी क्या है, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। तो तलाक तो दे ही सकता है, उसके पास तो, पति के पास तो अनलिमिटेड राइट है, वह तो तलाक दे ही सकता है। लेकिन मालूम वो तलाक नहीं भी देता है, तब भी पत्नी अपने पति से तब ऐसी स्थिति में भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होती है। जैसे कि यदि पत्नी का विवाह सही विवाह है तो वह तो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करेगी ही करेगी। मानो सही विवाह की पत्नी ही है, लेकिन वह अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, तब भी वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है। ठीक है, और पत्नी का यौनावस्था की जब तक कि वह प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक पति का पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व नहीं है। जब वह पत्नी क्या होती है, तो यौनावस्था की वह प्राप्त कर लेती है, तब पति का दायित्व प्रारंभ हो जाता है कि वह उसका भरण पोषण करे। ठीक, अब यदि पत्नी क्या करती है, पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ठीक है, या फिर चौथा क्या है कि पत्नी बिना किसी न्यायोचित कारण के, पत्नी बिना किसी न्यायोचित कारण के क्या करती है, अपने पति से अलग रहती है। ठीक है, पत्नी बिना किसी न्यायोचित कारण के अपने पति से अलग रहती है, तब ऐसी स्थिति में भी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार फिर नहीं रह जाता, उसका अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। आया नहीं समझ में? इसमें एक केस है इतवारी बना मस्गरी। कहाँ अलग रहती है, पत्नी बिना किसी न्यायोचित कारण के अपने पति से अलग रहती है, तब पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उसका अपने पति से अलग रहने का उचित कारण होना चाहिए। बिना किसी युक्त या बिना किसी उचित कारण के यदि पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, तब वह भरण पोषण अपने पति से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, यदि पति पत्नी का जो विवाह संपन्न हुआ है, यदि वो विधिपूर्ण विवाह है, तो विधिपूर्ण विवाह की प्रत्येक पत्नी को क्या है, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। पत्नी चाहे खुद ही सक्षम क्यों न हो अपना भरण पोषण करने में, पत्नी के पास पर्याप्त बैंक बैलेंस भी हो, तब भी चाहे कोई भी कंडीशन हो, तब भी पत्नी क्या है, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का उससे अधिकार है, और पति उससे इनकार नहीं कर सकता कि नहीं मैं अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करूँगा। चाहे पत्नी कुछ, अरे पति चाहे कुछ भी न कमाता हो, वह साधन संपन्न भी न हो, केवल विवाह होने मात्र से, और विवाह ही कैसा, विधिपूर्ण विवाह, केवल विधिपूर्ण विवाह होने मात्र से ही पति का अपनी पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है, और पत्नी को अपने पति से अधिक से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार भी मिल जाता है। अब वह अपने पति अपने दायित्व से बच नहीं सकता। वह यह नहीं कर सकता कि पत्नी पर्याप्त साधन संपन्न है, या वह सरकारी जॉब में है,
हम उसका भरण पोषण नहीं करेंगे। ठीक है, वो चाहे सरकारी जॉब में हो, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब में हो, या खुद ही वह कुछ भी न करती हो, घर पे बैठी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, वो चाहे तो कमा सकती है, वो चाहे तो कमा करके अपना खुद क्या है भरण पोषण कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती है, तब भी पति को उसको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। ठीक, अभी कल ही एक निर्णय आया, एक निर्णय कल भरण पोषण पर आया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इस पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पर भी निर्णय आया है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने दिया कि भले ही पत्नी क्या है खुद कमाती धमाती हो, वह पूर्णतया साधन संपन्न है, फिर भी पति भरण पोषण देने के दायित्व से बच नहीं सकता। यही केस आया था, ये कल डिसीजन हुआ है, कल निर्णय आया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने दिया है निर्णय कि यदि उसका विवाह विधिपूर्ण था, है ना, विधिपूर्ण है, और पत्नी भले ही सरकारी जॉब में है, वो खुद कमा रही है, लेकिन फिर भी पति क्या है उसको भरण पोषण करने से मना नहीं कर सकता, पत्नी तब भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी मानी जाएगी। अभी कल ये निर्णय आया है, और इसमें भी है मुस्लिम विधि हो, चाहे हिंदू विधि हो, चाहे कोई विधि हो, पत्नी क्या कर सकती है, यदि वो पत्नी है तब उसका पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। केवल कुछ ही ऐसे कंडीशन है जिसमें कि पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती, जैसे कि पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है या निष्ठावान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर सकता है। ठीक, लेकिन ऐसे तो कर नहीं सकता, पति को साबित करना पड़ेगा ना कि पत्नी मेरे पति वफादार नहीं है, उसका संबंध कहीं और है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। और जब तक साबित नहीं होता है तब तक क्या पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के, मान लो पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा कर दिया भरण पोषण का कि मुझे अपने पति से भरण पोषण दिलाया जाए, मेरा पति मेरे क्या है कि भरण पोषण नहीं दे रहा है या मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा है। ठीक, उसने मुकदमा कर दिया, पति हाजिर हुआ और वह कहता है कि पत्नी मेरे प्रति वफादार नहीं है, उसका संबंध किसी अन्य पुरुष से है, वह उस अन्य पुरुष का पति नाम भी बता सकता है कि ये अमुक व्यक्ति है, इस अमुक व्यक्ति के साथ हमारी पत्नी का संबंध है, वो मेरे प्रति निष्ठावान नहीं रही है, तब हम उसका भरण पोषण करने का मेरा कोई दायित्व नहीं है, वह यह कहता है। तो नाम लेने से उसको साबित करना पड़ेगा ना, अब साबित करने में समय लगेगा। अभी भरण पोषण का मुकदमा होगा तो फाइनल डिसीजन तो अंत में आएगा 2-3 साल बाद, तो 2-3 साल बाद आएगा, तब तक क्या पत्नी को भरण पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब भी पत्नी को भरण पोषण मिलेगा। तो वहाँ पर क्या कौन सा भरण पोषण मिलता है? अंतरिम भरण पोषण। ठीक है, अंतरिम भरण पोषण का मतलब कि जब तक कि मुकदमे का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता कि पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि नहीं है, तो जब तक मुकदमा चलता रहेगा तब तक पति क्या करेगा? पत्नी उसको अंतरिम भरण पोषण की राशि देगा। तो उसके लिए पत्नी को अंतरिम भरण पोषण के लिए एक छोटा सा आवेदन केवल लिखकर देना है। जो मुकदमे के साथ ही वह अंतरिम भरण पोषण के लिए भी आवेदन लिख सकती है कि चूंकि प्राथमिक का मुकदमा, भरण पोषण का मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष क्या है? लंबित है ना, और प्रार्थनी अपना भरण पोषण करने में पूर्णतया असमर्थ है और अपना मुकदमा लड़ने में भी पूर्णतया असमर्थ है, वकील की फीस देने में भी असमर्थ है। इसलिए अपने मुकदमे के सुचारू रूप से चलाने के लिए और साथ ही साथ अपना खुद का उचित भरण पोषण करने के लिए पति से हमको क्या किया जाए? अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाया जाए जब तक कि यह मुकदमा लंबित है, या जब तक मुकदमे में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक के लिए पति से हमको क्या कराइए? अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाइए। वह एक प्रार्थना पत्र दे देगी, तब न्यायालय उसको कुछ सुनवाई करके अंतरिम भरण पोषण की राशि का आदेश कर देता है। उसको देना ही पड़ेगा पति को। पति चाहे कितनों कहे कि नहीं उसका न्यायोचित कारण नहीं है या वो निष्ठावान नहीं है, तो वो तो बाद में डिसाइड होगा ना निष्ठावान है कि नहीं है, वो तो अभी साबित होने में 3-4 साल लगेगा। तब तक वह पत्नी कैसे अपना मुकदमा लड़ेगी, अपना मुकदमा का खर्च कैसे उठाएगी, है ना, और साथ ही साथ और वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी? तुमसे तो अलग रहे, तुम भरण पोषण दे नहीं रहे तो अपना खर्चा पानी कैसे चलाएगा? तो तब तक एक
छोटी मोटी रकम या कोई भी रकम वह न्यायालय अपने विवेकानुसार अंतरिम भरण पोषण के रूप में निश्चित कर देता है कि जब तक मुकदमा लंबित है तब तक पति क्या करेगा, अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि तब भी देगा, पर मंथ देगा। तो उसमें होता क्या है कि परिवार न्यायालय में सब मुकदमे चलते हैं तो पति क्या करता है, न्यायालय में ही न्यायालय क्या करता है, अपने ही न्यायालय में जमा कराता है राशि पति से, और फिर वो राशि न्यायालय अपने समक्ष पत्नी को, उसके पत्नी को दिला देता है और दोनों पे साइन करा देता है। उसने दिया, उसने रिसीविंग किया तो रिसीविंग का वो जितनी राशि उसने दिया उतनी राशि लिख करके वो रिसीव लिख करके हाँ इतनी राशि मैंने प्राप्त किया, डेट डाल देगी इतने डेट को। तो पत्नी को तो मिलना ही मिलना है, वो तो बाद में देखा जाएगा कि पत्नी निष्ठावान है कि नहीं है, वो तो बाद में ना डिसाइड होगा। वो तो 2-3 साल लग जाएंगे उसको चलने में, तब तक क्या पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा। अंतरिम भरण पोषण की राशि तब भी पति देगा, पति बच नहीं सकता है कि नहीं है, ठीक है। अभी हम कुछ और बताने जा रहे थे, दिमाग से उतर गया। यहाँ तक कि जो पत्नी है, सोचो कि पत्नी ने मुकदमा किया, लेकिन उस मुकदमे का खर्चा भी कौन देगा, पति देगा। पत्नी मुकदमा कर रही है तो उसका खर्चा भी पत्नी मांग सकती है न्यायालय के माध्यम से कि चूँकि मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है कि मैं उचित रूप से अपना मुकदमा लड़ सकूँ, कि वकील की फीस है, न्यायालय की फीस है, ये सब देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पति से दिलवाया जाए, ये सब अंतरिम भरण पोषण में इंक्लूड हो जाएगा और सब जोड़ जाड़ के न्यायालय अंतरिम भरण पोषण के रूप में दिलाएगा। यहाँ तक कि पत्नी जो आई है, आने जाने का खर्चा पानी सब न्यायालय दिला देता है, तो पत्नी का क्या जा रहा है, कुछ नहीं। हाँ, पति ही देगा, है ना, वो ले सकती है, लेकिन तुरंत नहीं होता है, उसके लिए लगभग साल भर लगते हैं, क्योंकि वो पहले मुकदमा दाखिल करेगी, फिर सम्मन भेजा जाएगा पति के पास, फिर उस पर तामील होगा सम्मन, तब फिर पति हाजिर होगा, अपना जवाब दाखिल करेगा, फिर मध्यस्थता केंद्र में जाएगा, वहाँ से फिर मध्यस्थ वो नहीं हो पाया, समझौता नहीं हो पाया, फिर इसके पास आएगा जज के पास, तब उसको सुनेगा, तब न्यायालय को लगेगा कि नहीं वास्तव में पत्नी जो है काफ़ी क्या है, गरीब है, या ऐसी स्थिति में है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। यदि उसको आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई तो अपना ढंग से मुकदमे का संचालन नहीं कर सकती है, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। तो जब तक मुकदमा लंबित है तब तक वह पति क्या करेगा, पूरा मुकदमे का खर्च, वकील की फीस, रोज का वो सब जोड़ जाड़ के हर महीने का लगा देगा कि चलो भैया जब तक मुकदमा लंबित है तब तक अंतरिम भरण पोषण के रूप में अपनी पत्नी को इतना रुपये तुम दो। वो तो बाद में देखा जाएगा कि वो निष्ठावान है कि नहीं है, तो चलो देगा, जाएगा कहाँ। ये भरण पोषण पत्नी के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है ना। यदि उसकी शादी विधिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई एक बार यदि उसकी शादी हो गई किसी भी लड़की की, तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है भरण पोषण का मुकदमा। तभी तो लड़कियां कहती हैं, धमकाती इसीलिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है कि नहीं है। धमकाती है ना कि तुम जाओगे कहाँ बच के, अब तो शादी हो गई, एक बार शादी हो गई बस कहानी खत्म, अब सब कुछ लड़की के हाथ में है। वो जैसा चाहे वैसा अपने पति को नचाए, अपनी उंगलियों पर कहे जाते हैं ना जुड़वा गुलाम, इसीलिए लोग बन जाते हैं। वो जान रहे हैं नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर भरण पोषण मुकदमा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, है ना। यही होता है। और आजकल तो सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, सीधे लड़कियां धमकी देती हैं। यदि उसने कुछ मांगा, पति ने मना कर दिया, या कुछ उसने शिकायत की, पति ने अनसुना कर दिया, तो सीधे धमकी देगी, देख लेंगे तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को ले चलेंगे कोर्ट में, है कि नहीं है। कहाँ जाओगे बच के, अब जाएगा कहाँ। अरे दहेज का मुकदमा कर दी, घरेलू हिंसा का कर दी, सब कर दी, भले ही सब में बच जाए, भले ही वो सब में बच जाए, लेकिन सबसे बड़ा हथियार भरण पोषण जो कि उसको केवल इसलिए प्राप्त है कि वह उसकी पत्नी है और ये इसका विधिक राइट है, चाहे इसकी लाख गलती हो। वो गलती तो बाद में ना पता चलेगी कि कितनी गलती है, क्या है, बस उसने शादी की है, वह उसकी लीगल वाइफ है, बस इतना ही पर्याप्त है। पति दहेज मुकदमे से बच सकता है ना, घरेलू हिंसा से बच सकता है,
सबसे बच सकता है, लेकिन वह भरण पोषण देने से नहीं बच सकता। ऐसा लगा बाद में पता चला कि हाँ नहीं पति दे रहा था और ये गलत रिजल्ट आया तो क्या है? अगर सर पता चल जाए बाद में कि पति तो दे रहा था, पति दे रहा था वो ठीक है, लेकिन पत्नी यही कहेगी कि जितना वो दे रहा था वो हमारे जीवन स्तर से क्या था, कम था, या हम उतने में अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, कम दे रहा था, तब वो भी तो है। कुल मिला कर ये है कि ठीक है दे तो रहा था ना, तो कुल मिला कर ये है कि बस उसने क्या किया, शादी की, लड़की ने क्या की, शादी की, बस हो गया। शादी, उसने शादी की और वह शादी कैसा है, सही है, यानी विधिपूर्ण है, बस पति का काम वही खत्म। पति हर मुकदमे से बच सकता है, वो भरण पोषण देने से नहीं बच सकता। वह तलाक दे दे, सब कर दे, तलाक देने के बाद भी नहीं बच सकता है ना। भले ही पारस्परिक सहमति से वो तलाक ले रहा है, पति पत्नी दोनों म्यूचुअल कंसेंट से, तो म्यूचुअल कंसेंट से बिना पत्नी को पैसा दिए होगा ही नहीं। पत्नी फ्री फंड में थोड़ो तलाक देगी कि बिना कुछ लिए दिए वो तलाक दे देगी, है ना। पारस्परिक सहमति से भी यदि विवाह विच्छेद हो रहा है तो एनीवन कोई भी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद होता है तो पत्नी को एक मोटी रकम मिलती है, अच्छी खासी रकम वो लेती है, तब अपनी सहमति देती है पारस्परिक सहमति से तलाक लेने के लिए। ऐसे नहीं दे देगी फ्री में कि जाओ तुम्हारे पिंड छोड़ दें, है ना। पिंड इतनी जल्दी नहीं छूटनी, शादी होना आसान है, ठीक है, शादी के बाद फिर पत्नी से बचना बहुत कठिन है ना। शादी होना बहुत आसान है, शादी तो जब चाहे जिससे चाहे कर ली, जिससे चाहे तो थोड़ा सा जिससे चाहे उसे उसमें भी करने में दिक्कत है, लेकिन शादी करना आसान है। ऐसे एक बार शादी हो गई बस हो गई, लेकिन शादी के बाद तब उसके बाद बचना बहुत मुश्किल है। लड़की का नहीं है, लड़के का है ना। और वो बर्बादी कौन करेगी, लड़की करेगी, उसकी पत्नी। लड़कियां थोड़ी चिल्लाती हैं कि शादी बर्बादी है, हमेशा लड़कों के मुंह से ही सुनोगी। बहुत ही इक्का दुक्का ऐसी लड़कियां होंगी जो कहेंगी कि शादी बर्बादी है ना। बहुत ही कम ही ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो ये कहे कि शादी बर्बादी है। सबसे ज़्यादा लड़कों के मुंह से निकलता है कि शादी बर्बादी है, तो सबसे ज़्यादा लड़के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बर्बाद करने वाले खुद वो लेकर आए हैं शादी करके। लड़की को तो शादी करने के बाद सिक्योरिटी मिल जाती है, जैसे वो अपने मायके में है तो उसके ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगे हैं, यहाँ न मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये न करो, वो न करो, ऐसे न करो, वैसे न करो। ससुराल में आ गई, अब पहले ससुराल में भी प्रतिबंध थे, पहले थे, अब नहीं है। अब कोई लड़की जहाँ शादी करके आ गई ससुराल में, बस अब वो प्रतिबंधों में रहना नहीं चाहती, चाहे वो उसका पति लगाए, चाहे सास ससुर लगाए, चाहे कोई लगाए। अगर प्रतिबंध लगा तो मुकदमा लगा, है ना। यदि पति ससुराल वालों ने या पति ने किसी ने भी यदि रिस्ट्रिक्शन लगाए पत्नी के ऊपर, बस उनके ऊपर फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो सीधे मुकदमा लगाएगी। जाओगे कहाँ, है नहीं। तो उसको वहाँ अब आज़ादी है, वो क्या करती है, वो वहाँ गई अपना आराम से रह रही है और अपने मन से करेगी। और सास ससुर क्या करेंगे, सास ससुर हैं, पति है या अन्य लोग भी हैं उसमें जो रह रहे हैं, वो गुस्सा कर रह जाएंगे। गुस्सा उनको भी लगेगा, ऐसे कर रही है वैसे करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। घर में मेहमान आ रहे हैं, कहीं खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, मेहमान आ गए, है ना। बस लड़की के घर से ना हो, लड़की के घर से आ गए उसके भाई, तब तो वो खूब करेगी कि मेरे मम्मी आए, मेरे पापा आ गए, मेरे भाई आ गए, मेरे वहाँ तक कि मेरी उसके लड़की के पक्ष के कोई भी संबंधी है, नहीं लड़की के पक्ष का कोई संबंधी आ जाए, उसके मामा का लड़का आ गया, मामा की लड़की, मामी की लड़की आ गई, मौसा फूआ पुप्पा एनीवन कोई आ जाए, उनके लड़का लड़की के यानी कि लड़की के कोई भी संबंधी यदि आ जाए तो लड़की खूब करेगी। लेकिन वही लड़के की तरफ से यदि कोई मेहमान आ जाए, कहेगी कि अकेले हम ही करेंगे या हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें। वो नहीं करती है, अब नहीं करती है, पहले सब करती थी लेकिन अब नहीं करती। वो कब करेगी, जब उसके यहाँ से कोई मेहमान आएगा, चाहे उसके मायके से आए या उसके मायके के किसी अन्य दूर के रिश्तेदारी में से आ जाए, तब भी वो
करती लेकिन अब क्या है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई आ जाए है ना, या उसके ससुराल में जो है उनके संबंधी, निकट संबंधी में या दूर के रिश्तेदार आ जाए, तब कहेंगे हम नहीं करेंगे, हम क्यों बनाएं, हम क्यों बर्तन धुलें। तो अगर करबो करेंगी तो खूब गुस्सा के लड़ झगड़ के करेंगी, या मन गुस्साएंगी खूब, किचन में जाएंगी, आटा भी सानेंगी, कुछ भी बनाएंगी और बड़बड़ किए रहेंगी। और क्या यही हो रहा है। नहीं तो शादी करके आई भैया हम अलग रहेंगे, इतने बड़े लंबे परिवार को हम बना नहीं पाएंगे, हमने अपने मायके में नहीं बनाया तो हम यहाँ थोड़ा बनाएंगे। जहाँ पति के सास ससुर ने कुछ प्रतिबंध लगाया कि ऐसे न करो वैसे न करो, बस तो कहेंगे हम करेंगे नहीं, जाओ। और कुछ भी नहीं तो सबसे बड़ा बहाना क्या है लड़की के पास, कि मेरा सर दर्द कर रहा है या मेरा पेट दर्द कर रहा है। बुखार है तो पता चल जाएगा है कि नहीं है ना। बुखार अगर लड़की को है, वो बुखार का बहाना जल्दी नहीं बनाती। यदि उसको काम नहीं करनी है ना, वो अपने पहले से रहती है कि हाँ हमें पहले से उसको मालूम है कि ससुराल में जाकर हमें करना क्या है। देख लीजिए लंबा परिवार है, अब हम लंबे परिवार में नहीं रह पाएंगे या हमारे ऊपर प्रतिबंध लग रहा है। यदि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा तब वो यही सब बहानाबाजी खोजेगी कि हम ऐसा कुछ करें ताकि खुद उसके जो सास ससुर हैं या अन्य लोग हैं कि भैया तुम अलग रहो, हम वो से मतलब नहीं है। तब उनको जानबूझ करके परेशान करना। लड़की क्या करती है, जानबूझ कर फिर परेशान करेगी। और उसके पास बहाना क्या है, दो ही बहाने करेगी। बुखार का करेगी नहीं, क्योंकि बुखार का करेगी तो पकड़ जाएगी ना, डॉक्टर के पास जाके कहेगी कहाँ बुखार है कि नहीं, थर्मामीटर लगा पता चल गया बुखार है कि नहीं है, कौन जान सकता है। तो वो लड़के हमेशा केवल यही बहाना करते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है या मेरा पेट दर्द कर रहा है, उसके अलावा तीसरा कोई बहाना नहीं। अब उसने कह दिया जाइए कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है, 10 बजे सोकर उठेगी, 6 बज गया कहेंगे कि अभी उठी नहीं, 8 बज गया अभी उठी नहीं, तो कहेगा कि उठो, तो वही कहेगी कि भैया अभी हमारा आज क्या है, कल हमारा सर दर्द कर रहा है, बस बात खत्म, या पेट दर्द कर रहा है या तबीयत सही नहीं है, जाइए। अब उसके ससुराल वाले क्या कर लेंगे उसका, कुछ नहीं। अगर ज़बरदस्ती किए भी तो तुरंत फ़ोन, एक तो आजकल फ़ोन का ज़माना है, तुरंत फ़ोन कहाँ, मायके में, अपने और किसी के यहाँ नहीं, अपने भाई को नहीं करेगी, अपने पापा को नहीं करेगी और किसी को नहीं करेगी, केवल अपनी मम्मी को करेगी सीधे कि देखो मेरा तबीयत खराब है, फिर भी ये लोग हमसे ज़बरदस्ती उठवा करके काम करवा रहे हैं। बस हुआ ना, यहीं से रिश्तों में दरार पड़ना शुरू। तो उसका फिर वही होता है कि भैया तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग रहो, उसकी जो मनसा थी पूरी हो गई। यही होता है, करे चाहे ना करे, आज कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं। और ज़्यादा करवाएंगे तो फिर वही धमकी देगी। यदि घर वाले या ससुराल जान रहे क्यों नखरा करे, अगर उसने ये भी कर दिया ससुराल वालों ने कि तुम जो है बहानेबाजी कर रही हो, तुम्हारा न सर दर्द करना न पेट दर्द कर रहा है, बहानेबाजी कर रही हो, तब कहेगी कि अच्छा हम बहानेबाजी करने, तब देखिए कितना भयंकर झगड़ा हो जाता है, तुरंत झगड़ा होगा, है ना, वो तुरंत झगड़ा होगा। फिर बाद में वही धमकी कि मैं जहर खा दूँगी, तुम्हारे पूरे खानदान को फंसा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। फिर बाद में कुछ नहीं कर पाई या मतलब कर भी दी या नहीं कर पाई तो फिर कहेंगे हम मुकदमा कर लेंगे, चली जाएगी, कहेंगे हम जा रहे अपने मायके, गई मायके, तब पति बुलाता रहे, नहीं आएगी, ऊपर से मुकदमा कर देगी, जाओ। यही है आजकल, यही तो चल रहा है, तभी तो परिवार न्यायालय में इतने मुकदमे बढ़ रहे हैं। परिवार न्यायालय में मुकदमे बढ़ने का कारण यही है ना। और सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो अपने पापा को फोन नहीं करती लड़की कभी भी, ना अपने भाई को करेगी, क्योंकि जान रहे हैं तो वो लोग भी क्या वो खुद प्रताड़ित है। वो समझाएंगे क्योंकि वो खुद जान रही है कि जो हमारे पापा हैं हमारी मम्मी से खुद प्रताड़ित है, तो वो क्या बोलेंगे, वो एक कान से सुनेंगे एक कान से निकाल देंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन हमेशा कौन लेगी, लड़की की माँ लेगी, तुरंत बोलेगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जैसे जैसे बोलेगी वैसे वैसे वो करेगी। तो आजकल औरतें की दुश्मन है, माँ अपने बेटे के घर खुद बिगाड़ती है, आजकल का तो ये ज़माना है। तो पत्नी के हाथ में
यानी कि एक लड़की की शादी होने के बाद उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार क्या है? भरण पोषण का मुकदमा। वो दहेज का मुकदमा कर दे, घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दे, क्रुएल्टी का मुकदमा कर दे, पति सब में बच सकता है, लेकिन वह किस मुकदमे में नहीं बच सकता? भरण पोषण में नहीं बच सकता है, उसको भरण पोषण देना ही पड़ेगा, है ना। बस किस लिए? कि वह उसकी पत्नी है, उसने शादी की है, ठीक है ना। तो ये पति पत्नी का क्या है? अधिकार है, लीगल राइट है, विधिक अधिकार है कि उसको अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। अब पति के पास विकल्प क्या है कि वह भरण पोषण से कैसे बच सकता है? या तो वह यह दिखाए कि पत्नी क्या है? पति के प्रति निष्ठावान नहीं है ना। पत्नी क्या है? पति के प्रति निष्ठावान या वफादार नहीं है। तो इसको साबित भी तो करना पड़ेगा। केवल इसे कहने से तो हर पति यही आता है, जब भी भरण पोषण का मुकदमा होगा पति यही दो उठाता है, आधार यही तो उठाता है भरण पोषण से बचने का। पहला कि पत्नी निष्ठावान नहीं है, वफादार नहीं, उसका संबंध कहीं और है, सीधे सीधे वो यही बोलता है। या वो बोलेगा कि पत्नी मेरे साथ रहे, वह तो हमसे अलग रह रही है, और बिना किसी युक्त कारण के या बिना किसी उचित कारण के वह हमसे अलग रह रही है, तो इसी दशा में हम उसको भरण पोषण देने के दायी नहीं है। वह मेरे साथ आकर रहे तब हम भरण पोषण देंगे। तो अब पत्नी पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, पति करा तो पति को साबित करना पड़ेगा ना, पत्नी को थोड़ा साबित करना है। और पत्नी बिना किसी न्यायोचित कारण के अलग रह रही है, यदि पति ही कहेगा, पत्नी थोड़ा कहेगी कि हम बिना न्यायोचित कारण के अलग रह रहे हैं, उसको अपने भरण पोषण से को गंवाना थोड़ा है। पत्नी तो कहेगी नहीं, है कि नहीं? पत्नी कभी नहीं कहेगी। तो हर कंडीशन में दोनों ही कंडीशन जो है, अब यदि पति को बचना है भरण पोषण देने से तो ये साबित करें कि वफादार नहीं है, या पत्नी बिना किसी युक्त कारण के या बिना किसी उचित कारण के क्या है, अपने पति से अलग रह रही है या मुझसे अलग रह रही है। उसको साबित भी तो करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में से कोई भी एक आधार या दोनों आधार वह उठाता है तो दोनों आधारों को उसको न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, ठीक है। बिना साबित किए न्यायालय तो मान नहीं लेगा कि आगे, क्योंकि हर पति तो यही उठाता है, हर पति यही उठाता है। यही दो विकल्प हैं, ये उठाएगा, या पत्नी यदि सरकारी नौकरी कर रही है या कोई प्राइवेट जॉब भी कर रही है तो वो उसको उठाएगा कि चूंकि पत्नी खुद अपना कमा धमा रही है, वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, ठीक है, सक्षम है, तो हम भरण पोषण देने के दायी नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं कमा धमा रहे हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, हम सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर पति की सक्षमता का पर न्यायालय विचार नहीं करेगी, ठीक है। पति सक्षम हो चाहे न हो, कमाता हो चाहे न कमाता हो, चाहे जहाँ से मन करे वहाँ से वह लेकर के आए पैसा और उसका भरण पोषण उसको दे। अब तो न्यायालय ने डिसीजन भी दे दिया फिर से कि पत्नी चाहे भले ही सरकारी नौकरी में या प्राइवेट जॉब में हो, वो खुद भले ही कमा रही है, लेकिन फिर भी पति इस आधार पर अब भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता या बच नहीं सकता। पति को तब भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि वह पत्नी है और उसको राइट भरण पोषण, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार उसकी पत्नी होने के नाते मिला है। पत्नी भले ही अपना कुछ अलग कमा रही है, लेकिन फिर भी उसको यह जो अधिकार मिला है वह उसके पत्नी होने के नाते मिला है, ठीक है। और केवल इस वजह से कि अब वो खुद अपना कमा धमा रही है, इस वजह से उसके इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अभी परसों ये डिसीजन आया है, कल या परसों आया है, पेपर में आया था, है ना। तो अब पत्नी भले कमा भी रहे, अब ये विकल्प भी पति के पास अब नहीं बचा। अब यही दो विकल्प है। तो पत्नी यही कहेगी कि वो न्यायोचित कारण कहेगी, तो पत्नी कहेगी कि नहीं, हमारा पति से अलग रहने का न्यायोचित कारण है। सीधे सीधे हमें मारते पीटते हैं, मारते पीटते नहीं है, मारते पीटते नहीं है, ठीक है। वो अगर मारते पीटते हैं तो पति तुरंत कहेगा अगर हम उनको मारते पीटते चोट का निशान दिखाएं, मेडिकल कराएं हैं, दिखाएं, तो उस पर थोड़ा सा फंस सकती है, थोड़ा सा। क्योंकि मारने पीटने के लिए गंभीर रूप से उसको मारे पीटे चोट का निशान हो, कोई थप्पड़ मार दिया फिर खत्म, थप्पड़ मारा, मुक्का से मारा, कैसा भी मारा, तो क्या उसका फिर चोट तो तुरंत लगा, फिर उसके बाद तो खत्म होगा, उसका निशान तो पड़ा नहीं है कि नहीं। ये फिर उस क्या कहेगी कि गाली गलौज करते हैं, क्या कर लेगा पति? चिल्लाता रहेगा हम नहीं करते नहीं करते, हम गाली नहीं देते गाली नहीं देते। वो कहेगी नहीं हमें गाली देते हैं सर, इसलिए हम अलग रह रहे हैं, जाओ अब। इसका कौन सा सबब?
ठीक है, वो कहीं कि हमको मारते पीटते हैं तो पति एक थोड़ा सा ही कह सकता है कि हम इतना मारते पीटते हैं तो इनको कहीं चोट वोट तो लगी नहीं है, एकदम पूरी तरह स्वस्थ है, सब कुछ है, कहाँ मारते पीटते। तो एक क्या क्या कहेगी, हमें हमारे परिवार वालों को, माता पिता को क्या करता है, गाली गलौज करता है, रहते हैं तो हमको खाना पीना नहीं देता है, खाने नहीं देता है ढंग से, शराब पी कर आता है, कहेगा कि नहीं साहब हम शराबी नहीं है, वो कहेगी कि नहीं शराब पी कर आता है, 100% कहेगी। तब उसके पास, पत्नी के पास बहुत सारे विकल्प हैं, पति के पास कुछ नहीं है, उसको साबित करना कठिन है। इन दोनों चीज़ों को भी, पत्नी वफादार नहीं है इसको भी साबित करना पति के लिए कठिन है, और पत्नी बिना न्यायोचित कारण के अलग रह रही है इसको भी साबित करना पति के लिए कठिन है। पत्नी के लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि वह तभी गई है, वो कहेगी कि हम अलग रह रहे हैं, क्योंकि वो हम गाली गलौज करते हैं, क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे हमको गाली देते हैं, हमारे मम्मी पापा को खूब गाली देते हैं, शराब पी कर आएंगे खूब जो है अंड बंड बोलते हैं, है ना, ये सब है। तो ये भी क्रूएल्टी है ना, ये मानसिक क्रूएल्टी है। अब मानसिक क्रूएल्टी जाओ साबित करो कि नहीं करते हैं, उसको थोड़ा करना है, वो तो बोल दी इसलिए हम अटका रहे हैं। साबित करने का भाग हमेशा पति के ऊपर है, क्योंकि पति को बचना है ना, पत्नी के ऊपर साबित करने का भार भी नहीं है। साबित करने का भार किसके ऊपर है, पति के ऊपर है, वह साबित करे। पत्नी को क्या साबित करना है, मात्र एक चीज, पत्नी को केवल एक चीज साबित करना है कि हम उसकी पत्नी हैं, मेरा विवाह उसके साथ विधिपूर्ण तरीके से हुआ है, बस। पत्नी को इतनी ही साबित करनी है, वो तो एकदम आसानी से साबित होना है ना। पत्नी को केवल बस एक ही चीज साबित करना है कि मैं इसकी पत्नी हूँ और मेरा जो विवाह है वह विधिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, और शून्य विवाह नहीं है, अनियमित विवाह नहीं है, है ना, नहीं है। बस उसको क्या साबित करना है, विधिपूर्ण विवाह, मैं इनकी पत्नी हूँ और मेरा इनके साथ जो विवाह हुआ है वह कैसा है, विधिपूर्ण है, बस। पत्नी इतना साबित कर दिया, अब उसको भरण पोषण मिलेगा। पति साबित करता रहे और उसको भले ही साबित करेगा तो साबित तो तुरंत होगा नहीं, मुकदमा चलेगा 3-4 साल, और तब तक के लिए, जब तक मुकदमा लंबित है तब तक के लिए भी पति उसको भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण के रूप में देगा। तो पत्नी के पास ये सबसे बड़ा हथियार है, भरण पोषण। इसमें पत्नी जल्दी फेल नहीं होगी, है ना। तो दहेज में फेल हो सकती है, क्रूएल्टी में फेल हो सकती है, घरेलू हिंसा में फेल हो सकती है, लेकिन भरण पोषण में कभी भी, भरण पोषण के मुकदमे में वो फेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यह है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, यदि उसका विवाह कैसा है, सही विवाह होना चाहिए, ठीक है। पति का, जब पत्नी यौनावस्था की वह प्राप्त कर लेती है तब पति का अपनी पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व शुरू होता है, और पत्नी का अधिकार प्रारंभ होता है कब, जब पत्नी यौनावस्था की वह प्राप्त कर लेती है तब। अब यदि पत्नी अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है तब पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं मानी जाती है, और साथ ही पत्नी बिना न्यायोचित कारण के यदि अपने पति से लग रही है तब ऐसी स्थिति में भी पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होती है। इसी में एक ऐसे इतवारी बना असगरी, इसमें चूँकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष एक बार में 4 शादियाँ कर सकता है, ठीक, 4 शादियाँ कर सकता है। इसमें हुआ यही था कि एक मुस्लिम पुरुष था, उसने 4 शादियाँ कर ली, 4 शादियाँ करने के बाद भी नहीं, 4 शादियाँ नहीं की, एक मुस्लिम पुरुष था, उसने, उसकी शादी पहले से हुई थी, एक शादी उसकी थी, फिर उसने, चूँकि एक मुस्लिम पुरुष एक बार में 4 शादियाँ कर सकता है ना, तो उसने क्या किया कि अपनी पहली शादी बने रहने के दौरान उसने दूसरी शादी भी कर ली, ठीक। नहीं बता कर भी करे तो कौन सा उसके ऊपर द्विविवाह का मुकदमा चलना है, वो मुस्लिम है ना, हिंदू थोड़ा है कि एक शादी बने रहने के दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो तो हिंदू विधि में है ना। मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 शादियाँ कर सकता है ना, एक पहली शादी की, उसके बाद वो दूसरी शादी भी कर सकता है बिना अपना पहला विवाह तोड़े ही, उसकी दूसरी शादी भी वैलिड है, फिर वह दोनों शादियों के बने रहने के दौरान तीसरी भी कर सकता है, तीसरी के बने रहने के दौरान चौथी भी कर सकता है, यानी कि एक साथ वह 4 पत्नियाँ रख सकता है, यानी कि 4 शादियाँ कर सकता है, और उसको चारों शादियाँ वैलिड होंगी। हिंदू विधि नहीं है, मुस्लिम विधि है ना। हिंदू विधि में है ना कि एक जो है कि हिंदू पुरुष एक बार में केवल एक ही शादी कर सकता है, और यदि उसको दूसरी शादी करनी है तो पहले पहला विवाह उसको क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए।
यदि उसकी पहली शादी बनी हुई है तब उस शादी के बने रहने के दौरान एक हिंदू पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन एक मुस्लिम पुरुष कर सकता है। एक मुस्लिम पुरुष तो कर सकता है चार शादी करने के बाद, और चारों बीवियाँ उसकी जिंदा हैं और चारों उसके साथ रह रही हैं, चारों शादियाँ अभी बनी हुई हैं, और 4 शादी बने रहने के बाद यदि वह 5वीं शादी करता है तब प्रश्न उठता है कि ये 5वीं शादी यदि वह शिया मुस्लिम है तब सुन्नी होगा, और यदि सुन्नी है तब 5वीं शादी क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी। 5वीं शादी आएगी नहीं समझ में? क्योंकि यह मुस्लिम पुरुष है तो उसकी एक शादी पहले उसने कर रखी थी, ठीक, फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी भी की। क्या किया? दूसरी शादी की, उसने दूसरी पत्नी लाया, तो उसकी जो पहली पत्नी थी वह उससे अलग हो गई। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? दूसरी शादी कर ली, तुमने दूसरी पत्नी लाई, यानी कि मेरा अधिकार तुमने आधा कर दिया, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वह अपनी पति को छोड़ करके अलग रहने लगती है, और जब अलग रहने लगती है तब ये पति उसको भरण पोषण नहीं देता, कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो और इस पत्नी के साथ में, मेरी जो दूसरी पत्नी आई है उसके साथ ही रहो, तब हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन उसने आने से मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये नहीं आई तो इसने उसको भरण पोषण देने से इनकार कर दिया, ताकि तब मैं तुमको भरण पोषण नहीं दूंगा। तब इसने क्या किया? पत्नी ने न्यायालय में मुकदमा कर दिया अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। तब पति आया, तब कहता है कि चूँकि मैं क्या हूँ? मुस्लिम हूँ, और एक मुस्लिम को एक साथ 4 शादियाँ करने की अनुमति है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, और मैंने दूसरी शादी की है, इस वजह से वह अलग चली गई, तो उसका हमसे अलग रहने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है। जो पत्नी है वह बिना न्यायोचित कारण के हमसे अलग रह रही है, इसलिए अब मेरा कोई दायित्व नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को, पहली पत्नी जो हमसे अलग रह रही है, उसको मैं भरण पोषण दूँ। उसने इसी आधार पर उठाया ना कि चूँकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकता है एक बार में, और उसकी 4 शादियाँ वैलिड रहती हैं, तो मैंने दूसरी शादी की, इस वजह से वो अलग रह रही है, तो हम उसको करेंगे तुम आकर मेरे साथ रहो, हम तो मना कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं आ रही है। तब अब वो जो हमसे अलग रह रही है, क्योंकि मेरी मैं 2 क्या 4 पत्नियाँ रख सकता हूँ, मैंने तो दूसरी शादी की है, दूसरी पत्नी लाई है, तो वो तब भी अगर जाकर रहने लगी तो उसका मुझसे अलग रहने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है, क्योंकि वह बिना किसी न्यायोचित कारण के मुझसे अलग रह रही है, इसलिए हम उसको भरण पोषण देने के दायी नहीं है। जब वो मेरे साथ आकर रहेगी तब हम उसको भरण पोषण देंगे, ठीक। लेकिन इसने कहा, जो पत्नी अलग रह रही थी, कहीं इसने कहा कि नहीं, मेरा क्या इससे अलग रहने का यह न्यायोचित कारण है। क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया? दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी लाई, तो दूसरी पत्नी लाने से क्या हुआ? इसका जो प्यार है या जो प्रेम है वो बट गया। अब वह मुझको ज़्यादा नहीं मानेगा, वो उसको ज़्यादा मानता है ना, मेरे ऊपर अब उतना ध्यान नहीं देता जितना पहले देता था, क्योंकि पहले तो मैं नहीं थी, अब तो दूसरी आ गया, तो उसी के साथ हमेशा पूरा समय व्यतीत करता है, उसको पूरा समय देता है, उसको अच्छा खासा जो कि सब पैसा भी देता है, उसका भरण पोषण अच्छे से करता है, मेरा नहीं करता, इसलिए मेरा क्या है, अपने पति से अलग रहने का उचित कारण है, इसलिए हमें भरण पोषण दिलाया जाए। अब बताओ, न्यायालय दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? पति की बात सही है कि पत्नी की बात सही है? बोलो। पति ने यही कहा, पति ने तर्क यही दिया कि क्योंकि मैंने दूसरी शादी की है तो दूसरी शादी मेरी वैलिड है, हम मुस्लिम पुरुष हैं, 4 शादी कर सकते हैं ना। मैं 4 शादियाँ भी कर लूँ तब भी मेरे ऊपर द्विवाद मुकदमा नहीं चलेगा, और मेरी 4 शादियाँ वैलिड होंगी, और हम चारों के साथ रह सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है, ठीक। मुझे तो अधिकार है ना, और मैंने उसी अधिकार का प्रयोग करके दूसरी शादी की, तब ये अलग क्यों चली गई रहने? अब ये चूँकि अलग रह रही है तब हम इसको भरण पोषण नहीं देंगे, ये तब भरण पोषण देंगे जब ये मेरे साथ आकर रहे, इसका मेरे से अलग रहने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है। पति ने ऐसा कहा। पत्नी ने कहा कि नहीं, इसने जो है दूसरी शादी की, इसलिए इसकी दूसरी शादी की तो अब इसका जो प्रेम है वह बढ़ गया, इसका समय है वो बढ़ गया, वो उसको अधिक ध्यान देता है, सब कुछ करता है, तो मेरा उससे अलग रहने का न्यायोचित कारण है, वो कह रहा है कि नहीं है। अब बताओ क्या होगा इसमें? किसका तर्क माना जाएगा? मान लो जब तुम जज हो, जज के सामने पति ने आया, ये कहा, पत्नी आई, वो ये कही, पत्नी की बात सही मानी जाएगी। न्यायालय ने यही निर्धारित किया कि चूंकि तुमने दूसरी शादी कर ली, इसलिए पत्नी का अब अलग रहने का यह एक न्यायोचित कारण है।
भले ही तुम्हारी दूसरी शादी शून्य नहीं हो रही है, वैलिड है, लेकिन उस पत्नी का तुमसे अलग रहने का यह एक न्यायोचित कारण माना जाएगा और तुम उसको भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी होगे, क्योंकि तुम उसके पति हो और पत्नी का तुमसे अलग रहने का यह एक उचित कारण माना जाएगा और न्यायालय ने उसको भरण पोषण दिलवाया। ठीक है, नहीं कहेगा ना, क्यों कहेगा? क्योंकि उसको अलग रहने का उचित कारण है ना। यदि न्यायोचित कारण नहीं रहता, बिना किसी वजह के पत्नी अलग रहती, तब वो कहता न्यायालय नहीं जाओ, अपने पति के साथ रहो, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब मुकदमा होता है भरण पोषण का, यदि पत्नी अलग रह रही है तो पति हमेशा क्या बचाव लेता है? वह यदि हिंदू है तब धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 क्या है? दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन है ना। मतलब कि पत्नी आकर साथ रहे, वो अपने साथ उसको लेने के लिए मुकदमा करता है। इसी तरह मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी यही है, वो क्या कर सकता है? दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वह मुकदमा करेगा पति, कि चूंकि पत्नी अलग रह रही तो उसको कहेगा कि तुम आकर साथ रहो, तब हम भरण पोषण करेंगे। उसके पास यही बचाव है कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, वो 100% वही मुकदमा करेगा ही करेगा। ठीक है, और पत्नी कहेगी कि नहीं, उसका उत्तम न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री पारित तभी करेगा, यानी कि पत्नी को अपने पति के साथ रहने के लिए तभी कहेगा जबकि पत्नी का अपने पति से अलग रहने का न्यायोचित कारण न हो। बिना न्यायोचित कारण के अलग रह रही तब ना न्यायालय उसको कहेगा कि नहीं जाओ, अपने पति के साथ रहो। जब यहाँ पर पत्नी का न्यायोचित कारण है अपने पति से अलग रहने का, तब न्यायालय उसको जबरदस्ती थोड़ा कहेगी कि नहीं जाओ, तुम रहो। ठीक है, तब भी उसको भरण पोषण मिलेगा, एक वाली बना असगरी। ठीक है, यही मुकदमा था। आया ना समझे? तो यह है मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक पत्नी का भरण पोषण, यानी कि जिसका कि विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, जिसका विवाह विच्छेद अभी नहीं हुआ है, ऐसी पत्नी। तो उसके पास एक विकल्प है पत्नी के पास कि वह मुस्लिम विधि के अंतर्गत सिविल मुकदमा कर सकती है भरण पोषण प्राप्त करने का। अब यदि लगता है कि नहीं सिविल मुकदमा करेंगे तो बहुत लंबा मुकदमा चलेगा, बहुत समय लगेगा हमें भरण पोषण प्राप्त करने के लिए, तो उसके पास एक विकल्प और मौजूद है पत्नी के पास कि वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति के विरुद्ध प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या कर सकती है? भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकती है। ठीक है, आया ना समझे? इसमें क्या है, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 त्वरित उपचार की व्यवस्था करती है, यानी कि इसमें जल्दी उपचार मिलता है। तो पत्नी के पास एक विकल्प यह भी है कि सिविल मुकदमा करने के बजाय वह क्या कर सकती है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा कर सकती है, उसके पास यह विकल्प बचा रहता है। ठीक है, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसने भी इसके अंतर्गत मुकदमा किया है उसको तत्कालिक राहत पहुंचाना, यानी कि उसको त्वरित उपचार मिलता है। इसकी जो प्रोसीडिंग है वह सिविल मुकदमे की अपेक्षा कम है या छोटी है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है सिविल मुकदमे की तरह। इसीलिए अक्सर जो भी भरण पोषण के मुकदमे होते हैं अक्सर धारा 125 CRPC के अंतर्गत न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द पत्नी को उपचार मिल सके। तो पत्नी के पास यह विकल्प है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जब धारा 125 के अंतर्गत यदि कोई मुस्लिम पत्नी दाखिल करती है भरण पोषण का मुकदमा, तो न्यायालय सामान्यतः उसको क्या करती है? 125 के अंतर्गत सुनवाई न करके देखती है कि नहीं दोनों मुस्लिम है, तो उसको मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है या मुस्लिम विधि है उसके अंतर्गत ही सुनवाई करके भरण पोषण का रकम का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे नहीं समझे? इसमें त्वरित उपचार मिलता है, लेकिन इसमें यदि उपचार प्रार्थना पत्र यदि मुस्लिम पत्नी देती भी है तब भी क्या होता है, न्यायालय सामान्यतः उसको मुस्लिम विधि के अंतर्गत ही उसकी सुनवाई करते हैं और मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भी भरण पोषण के नियम हैं उसी के अनुसार भरण पोषण का रकम निर्धारित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 125 के न्यायालय ऐसा करने के लिए बाध्य भी नहीं है, वो चाहे 125 के अंतर्गत ही सुनवाई करके भरण पोषण की राशि निर्धारित कर सकता है। ठीक,
यह धारा 125 जो है CRPC वह सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है ना, यह एक कॉमन विधि है। ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे हिंदू विधि हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो। किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति है यदि पत्नी है तो वह धर्म प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए मुकदमा कर सकती है। ठीक, तो ये हो गया पत्नी का भरण पोषण। आया ना समझ में? ठीक है, रुको आ रहे भी।